नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। अमित खरे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के, मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, बीबी मेहता हैं ईडी हैं एससीए के, और दिनेश सोनी हैं जीरा ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत होगी एडिबल ऑयल के इंपोर्ट की खबर के साथ। और खबर यह है कि नवंबर में जो खाने के तेल का इंपोर्ट है वो 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है। नवंबर में 8.7 लाख टन पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है, 23% ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है। आरबीडी पामोलिन का इंपोर्ट 220% बढ़ा है। हमारे साथ मेहता जी जुड़ चुके हैं, एससीए के ईडी हैं और इन्होंने ही ये डेटा जारी किया है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी सर जी। तो ये जो इंपोर्ट बढ़ा है सर, ये मंथ ऑन मंथ है? हाँ जी। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि नवंबर में 8.7 लाख टन का इंपोर्ट 23% बढ़ा है तो कंपेयर टू अक्टूबर, राइट सर? हाँ जी, अक्टूबर से बराबर है यार। अच्छा, तो आरबीडी का भी कंपेयर टू अक्टूबर है सर? नहीं, आरबीडी देखिए, अगर आप आरबीडी का देख रहा है, हाँ, पामोलिन तो काफी बड़ा है। अच्छा, पामोलिन के इंटरमीडिएट आप देखेंगे तो काफी बड़ा है कंपेयर टू अक्टूबर और कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑल्सो। अच्छा, टोटल अगर हम देखें नवंबर 23 सीपीओ था 692, हाँ, लास्ट ईयर था 931। अच्छा, सीपीओ का कम हुआ, अच्छा, मगर आरबीडी ओलिन का भी हाँ, कम हुआ है, 202 लाख के सामने 171। अच्छा। तो नहीं, ओवरऑल इंपोर्ट कंपेयर टू द लास्ट ईयर कम हुआ है। ओवरऑल इंपोर्ट लास्ट नवंबर 22 सामने 23 में कम हुआ है, मगर अक्टूबर 23 के सामने बढ़ा है। नहीं, ये जो सर मैं आंकड़ा देख रहा हूँ कि आरबीडी पामोलिन इंपोर्ट 220% 220% बढ़ा है, ये कंपेयर टू अक्टूबर है या कंपेयर टू लास्ट ईयर है? नहीं, अक्टूबर 23 का है। अच्छा, अक्टूबर 23 के मुकाबले। ओके, राइट। अब जरा बताइए सर, इतना इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? देखिए, डिमांड है और इतना सस्ता तेल हो गया है। आज 5.5% ड्यूटी में जो माल आ रहा है तो आएगा ही। और आप देखिए, जब भी 2 साल पहले हाईएस्ट ड्यूटी थी 39%, वो ड्यूटी कम करते गए जब भी भाव 1600-1700 डॉलर पर टन था। अभी जो भाव चल रहा है आप देखें तो काफी आधा से भी कम है। मगर ड्यूटी जब भी भाव कम हुआ तो ड्यूटी बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को, वो बढ़ाया नहीं। और आज दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्या आज लैंडेड कॉस्ट ऑफ सीपीओ 865 और लैंडेड कॉस्ट ऑफ द आरबीडी ओलिन 842। अच्छा, तो आरबीडी ओलिन $23 सस्ता मिल रहा है, तो मैं ज्यादा क्यों सीपीओ लाऊं? मैं बेहतर कि मैं आरबीडी ओलिन लाके पैकर क्यों नहीं करूं? अच्छा, तो वही हो रहा है। तो हमारी जो मेन कंप्लेंट क्या है कि आरबीडी ओलिन जो ज्यादा आ रहा है दैट इज हर्टिंग अस यार। ओ, तो वो रेगुलर करना चाहिए। जो ड्यूटी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो करेक्ट करना चाहिए। आज भी न्यूज़पेपर में है कि गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू द एरिया वेयर देयर इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर and RBD and CPO case is a perfectly fit in that inverted duty structure. हाँ जी। ओके, तो आपके हिसाब से सर देश की सेहत के लिए, मतलब कंज्यूमर की सेहत के लिए और साथ ही फार्मर की सेहत के लिए, इंडस्ट्री की सेहत के लिए ये इंपोर्ट बढ़ना ठीक है या गलत है? देखिए, लेट अस एक्सेप्ट कि आज हमारा जो प्रोडक्शन है डिपेंडेंस है प्रोडक्ट वो 65% है, तो इंपोर्ट तो करना जरूरी है, नहीं तो यहाँ की प्राइस 4 गुनी हो जाएगी। अच्छा, तो इंपोर्ट जरूर लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ। मगर तेल इतना सस्ता भी नहीं आया है जो हमारे किसान भाइयों को और इंडस्ट्री को हर्ट करे। ठीक है, वो हमारा कहना है। ज्यादा तेल आने से हमको डर नहीं लगता है, डर वो लग रहा है कि आरबीडी ओलिन ज्यादा आ रहा है ना, वो तकलीफ दे रहा है सबको। अच्छा, जो आरबीडी ओलिन आ रहा है ज्यादा वो तकलीफ दे रहा है? हाँ जी। तो ये तकलीफ कैसे कम होगी? हाँ जी, ये तकलीफ कैसे कम होगी सर? नहीं, ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाने की बात कीजिए। अच्छा, जो आज 8%
8% के करीब जो ड्यूटी 8.25 है, हाँ हाँ वो 15% कर दे, ताकि जो इनोवेटिव ड्यूटी स्ट्रक्चर है इंडोनेशिया और मलेशिया में, हाँ हाँ वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अच्छा। देन आर्बिट्रेज ओनली इतना नहीं आएगा। आज क्या कर रहे हैं वहाँ इनोवेटिव, वहाँ क्या इंडोनेशिया मलेशिया में हाँ। हाई ड्यूटी और सीपीयू लो ड्यूटी आर्बिट्रेज ओनली है, अच्छा इसके वजह से ज्यादा आ रहा है। हम उल्टा करेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा और आर्बिट्रेज ओनली में आना कम हो जाएगा। ये तकलीफ किनको हो रही ज्यादा सर? पूरे कंट्री को हो रही है। आज सस्ता तेल आ रहा है, हाँ। हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। अच्छा हमारी रिफाइनरी आज कैपेसिटी कम हो रहा है, हाँ हाँ आत्मनिर्भर नहीं हो रहा है, अच्छा सबको तकलीफ हो रही है। और सब- ज्यादा तेल आने से क्या हो रहा है देखिए, हाँ। किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है। अच्छा ओके किसान को भी तकलीफ है, हाँ। इंडस्ट्री को भी तकलीफ है, और कंज्यूमर क्या होता है, शॉर्ट रन में उनको तो अच्छा लगता है, सस्ता तेल मिल रहा है, हाँ लॉन्ग रन में महंगा पड़ता है। ओके ओके हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो सर एक बार बताइए मेहता जी कि आगे क्या लग रहा है आपको? आगे इंपोर्ट और कम होगा, मतलब और बढ़ेगा, या कुछ कम होने की उम्मीद दिख रही है आपको? नहीं, जैसे लास्ट ईयर का जो हम देखे अक्टूबर एंडिंग का 16.5 मिलियन था, पर अभी जो स्टॉक है कम से कम 30 लाख टन का कैरी इन स्टॉक है, तो मेरे ख्याल से ये साल इंपोर्ट थोड़ा कम होना चाहिए ना, जो मतलब फिर से 15 मिलियन के करीब आ जाना चाहिए। अच्छा मगर अगर तेल इतना सस्ता रहा हाँ। तो इंपोर्ट कम नहीं होगा। अच्छा तब कम नहीं होगा। नहीं, ओके, तो ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि प्रोडक्शन कम हुआ है मलेशिया में, वो इंडोनेशिया में, उसका कोई इम्पैक्ट होगा क्या इंपोर्ट के ऊपर सर? नहीं तो इतना सस्ता तेल का भाव पर चलना चाहिए। हाँ। और तो हर दिन पाम का भाव तो नीचे गिर रहा है। अच्छा क्यों गिर रहे हैं सर आपके हिसाब से? नहीं, वही बोल रहा है कि भाई प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है इतना। नहीं हो रहा है कम? अच्छा, हाँ, तो ये क्या झूठ हो फैला सकता रहे है हैं क्या कि ये लोग? अप्रैल नहीं, जो एलिनो का इम्पैक्ट है नॉर्मली 6 के 7 महीने के बाद होती है। हाँ, हाँ। अगर हम सितंबर अक्टूबर एलिनो गिने हाँ हाँ तो अप्रैल मई का प्रोडक्शन हो सकता है थोड़ा नीचे जाए। हाँ हो सकता है अप्रैल मई में प्राइस थोड़ी ऊपर जा सकती है, तो अभी तो प्राइस काफी नीचे है। अच्छा ओके। अभी देखिए ना, आज आरबीडी ओलिन 842 है हम्म और सीपीओ है 865 है। हम्म $23 का डिफरेंस चल रहा है। अच्छा, ना जी। तो सर आपके रहते हुए डिफरेंस कम क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे भाई, मैं थोड़ा मिनिस्टर हूँ। भाई हमारी तो फर्ज है कि भाई हम इंडस्ट्री का प्रॉब्लम जो है रजुआत करते रहे, पीछे रहे। हाँ, तो आज नहीं तो कल होगा तो सही। नहीं आप तो इतना गवर्नमेंट करते हैं, मतलब आपको तो धन्यवाद है कि आप जिस तरह से इंडस्ट्री के लिए मेहनत करते हैं, इंडस्ट्री की बात को सामने लाते हैं, फार्मर के लिए आप इतनी सारी बात करते हैं, तो ये अच्छी बात है सर। कम से कम मुद्दों को आप जिंदा रखते हैं, ये बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल। आपका भी सरकार मिलता है ना, हमारा मुद्दा जिंदा रहता है, आपका भी। नहीं सर, ये आपसे सीखता हूँ मैं। लेकिन एक आखिरी सवाल सर, मतलब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और ये सवाल नहीं पूछता हूँ तो मेरा मन नहीं मानता है, फिर नींद नहीं आती है ठीक से। मतलब मैं आखिर में यही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या फिर ये माना जाए कि इस रिकॉर्ड इंपोर्ट के दम पर एडेबल के दाम कुछ और घटने वाले हैं सर? देखिए, अभी तो भाव मेरे ख्याल से मार्च तक तो साइडलाइन ही, ये तो यही रहेगा। अच्छा। मार्च के बाद में अगर एलएन में इम्पैक्ट आएगी थोड़ी बहुत, तो मार्च के बाद में मार्केट थोड़ी तेज हो सकती है। आप लोग देंगे अच्छा, अभी साइडलाइन चल रही है, $50 ऊपर जाता है, $50 नीचे आ रहा है। राइट। तो सर मार्च चिट्ठी अप्रैल के बाद में तो चिट्ठी तो नहीं लिख रहे हैं सर अभी आप अपने मतलब मेंबर्स को? नहीं, अभी तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है ना चिट्ठी लिखने की? चलिए बढ़िया सर, थैंक यू सो मच मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डिटेल में इंपोर्ट की पूरी कहानी बताने के लिए, प्राइस पर क्या इंपैक्ट होगा, सप्लाई पर क्या इंपैक्ट होगा, ये डिटेल में हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जीरे की। जी हाँ, जीरे में आप देखिए कि पिछले 1-2 दिनों से ठीक ठाक तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आज भी जीरा जो जनवरी का वायदा है करीब 5.5% बढ़ा है। भारी गिरावट के बाद जीरे में ये रिकवरी लौटी है। हमारे साथ दिनेश सोनी साहब हैं, जोधपुर से जुड़ रहे हैं। सोनी जी बहुत स्वागत है आपका। क्या जीरे की जो ये रिकवरी है, इसके पीछे कुछ और कहानी तो नहीं है? मतलब मैं आपसे इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि क्या इस रिकवरी को थोड़ा भरोसेमंद रिकवरी माना जाए या फिर झपट्टा मार? नमस्कार मितिन जी। हाँ, कुछ तो जीरा
एक्सेज घटा दिया था मृत्युंजय जी, मतलब जो शॉर्ट सेल बहुत हो गया था। अच्छा। तो एक तो उसकी रिकवरी है, उसके अलावा जो भाव नीचे होने के अंदर एनसीडेक्स का जो माल है ना, ऑफ मार्केट के अंदर करीबन 700 से 800 टन बिक गया, और 800 टन की मतलब बोर्ड के अंदर डिलीवरी भी उठ गई। लमसम 1600-1700 टन, 2000 टन डीमेट के अंदर माल है, उसके सामने करीबन 1600-1700 टन माल खप गया। अच्छा। तो अभी भी मेरे हिसाब से सौदा करीबन 4000 टन के लमसम खड़ा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जनवरी के अंदर जैसे अभी माल की मंडियों के अंदर थोड़ा लगने लग गया है, जैसे एक्सचेंज के भी माल बिक गए, कंटेनर भी काफी बिक गए। अभी 2-4 दिन के अंदर चाइना का भी व्यापार है, एक्सपोर्ट की भी थोड़े व्यापार है, उस हिसाब से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अच्छा जी, तो क्या लगता है आपको ये रिकवरी टिकेगी सोनी जी? सर लंबी तेजी तो इसमें नहीं है, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है अभी जनवरी के अंदर डीमेट के अंदर माल है नहीं, और बाजार के अंदर फिजिकल मार्केट के अंदर भी लंबी चौड़ी इन्वेंट्री है नहीं, और मेरे को ऐसा लगता है एक बार एक्सपोर्ट का सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए, एक बार अभी भी थोड़ा इसमें तेजी का मूवमेंट रहेगा, ऐसा लगता है सर। और सोइंग की क्या रिपोर्ट है आई की? सोइंग ऑल ओवर सर अभी तक 11 लाख हेक्टेयर के डाटा है, लमसम पिछले साल के से 1.35 मतलब सवाई से ऊपर ही समझो सर अभी। और मेरे को लगता है अभी लास्ट सोमवार तक डाटा आएंगे, उसमें लमसम 1 लाख 1.5 लाख लमसम में हेक्टर बढ़ के आएगा, लमसम 12.5 के लमसम हो जाएगी, ऐसा लगता है सर। अच्छा, ओके। सोइंग तो पिछले साल से 1.5 के लमसम हो जाएगी सर। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, तो फिर क्या मतलब सोइंग का जितना इम्पैक्ट आना था आ गया, कुछ आगे और आएगा अभी? नहीं, सोइंग का इम्पैक्ट आ गया सर, संपई का। अब आगे इस पे मौसम का इफेक्ट रहेगा, मौसम कैसा फेवरेबल रहेगा उस हिसाब से अब तेजी मंदी के जिसका इसका जो लोएस्ट भाव बनना था 350, मेरे हिसाब से एक बार नए आने तक इसको टूटना मुश्किल है सर। अच्छा, 350 मतलब 35,000 का लेवल आप कह रहे हैं कि टूटना मुश्किल है नया जीरा आने तक। देखते हैं क्या होता है जीरे में, और बहुत ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है, तो लिहाजा उस दृष्टिकोण से देखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा घटा दिया गया था जी सर, जीरा, राइट सर? जी। तो ये मतलब घटा दिया गया से मतलब क्या है आपका कि शॉर्ट सेल हो गया था ज़्यादा? पैनिक मार्केट में सेलिंग बहुत था सर बाजार के अंदर, जैसे कि एकदम से बाजार टूट रहा था, लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था, तो लोगों ने जैसे हाजिर में नहीं बिक रहा उसने भी बोर्ड सेल कर दिया, और कई लोगों को जैसे बोर्ड में था उन्होंने सौदा छोड़ा है, तो उस ढंग से थोड़ा पैनिक ज्यादा हुआ सर, एक्चुअल में पैनिक ज्यादा हो गया। अच्छा, हाँ, ओके। और कुछ लोग कहते हैं कार्टेल बनाकर गिराया गया था, ये बात ठीक है क्या? सर कॉकटेल वाली बात तो नहीं लगती है हमको, ये लगता है सर नेचुरल मंदी तो जो एक्चुअल में सामने विजय का टाइम और जो कम टाइम पीरियड बचा ना, उस हिसाब से मंदी एक होनी थी, और अच्छी मंदी हुई है। कुछ एक्सेस घटा दिया था, उसकी रिकवरी है, और थोड़ा बहुत मेरे को लगता है अभी भी रिकवरी बाकी है, अभी भी मेरे को लगता है थोड़ा रिकवर और होगा सर। थोड़ा से क्या मतलब आपका, कितना? कम से कम 20-25 रुपए किलो सर, 2 से 2,500 रुपए, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जीरे पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। तो हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं इस पर बात करने के लिए। अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटी के, मनोज जैन जी हैं पृथ्वी फिनमार्ट के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। खरे जी, क्या कहना चाहेंगे, बताइए, किस पर बोलना चाहेंगे आप? जी, गोल्ड सिल्वर काफी अच्छा मोमेंटम अभी तेजी का दिखाई दे रहा है। फेड के जो स्टेटमेंट आए परसों, उससे ओवरऑल फंडामेंटल भी तेजी का हो गया, ओवरऑल चार्ट तो काफी अच्छा दिखाई रहा था। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 62,300-400 का भाव अगर स्क्रीन पे आज सामने मिलता है डेटा के टाइम में, तो ट्रेडर्स को इसमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। मेरे को लगता है 1 से 2 दिन में 62,900 से लेकर 63,200 तक के टारगेट गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, 62,000 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस ट्रेडर्स इसमें मेंटेन करके चले। दूसरा ट्रेड में बेस मेटल से लूंगा। बेस मेटल में कॉपर काफी अच्छा मोमेंटम अभी तेजी का दिखाई दे रहा है। 725 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो ट्रेडर्स को इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 732 रुपए तक के इसके टारगेट है, वहीं पर 721 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल गोल्ड सिल्वर बेस मेटल में जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ट्रेडर्स को देखनी। ठीक है, ओके। तो गोल्ड सिल्वर में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मनोज जी, आप सहमत हैं खरे जी से, या खरे से परे आपका कोई विचार है? नमस्कार मृत्युंजय जी, नहीं बिल्कुल मैं सहमत हूँ। लगातार शो में कहते आ रहे थे कि सोने चांदी में यहाँ पे ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, और एक अच्छा मोमेंटम फेड के स्टेटमेंट के बाद आता हुआ नजर आया है। तो मेरा मानना है कि ये मोमेंटम जो है जारी रहेगा, और कॉमेक्स पर सोना जल्द फिर एक बार $2,100 जो है वो नजर आएगा, और भारतीय बाजारों में भी 63,500 तक के स्तर जो है जल्द देखने को मिल सकते हैं।
तो 62,200-300 की रेंज में बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए 61,950 के स्टॉप लॉस से। शाम के लिए 62,800 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। नेक्स्ट वीक मेरा मानना है कि 63,300 तक सोना फिर दिखा सकता है। वहीं चांदी में भी 74,800 के आसपास के स्तर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 74,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 76,500 तक का रख के चलना चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है दीपाली का, पूछिए दीपाली। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। एक्चुअली गोल्ड में इवनिंग सेशन के लिए इंट्राडे के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? गोल्ड में इंट्राडे में, ठीक है। हाँ। तो अभी तो खरे जी ने बताया ही था। खरे जी फिर से बताएं एक बार। बिल्कुल, इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा शाम के डेटा का वेट करना चाहिए। डिप्स अगर प्राइसेस में मिलता है 62,400 के आसपास तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। इंट्राडे में मेरे को लगता है 62,800-900 रुपए के प्राइसेस इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई इंट्राडे में गोल्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं, यामा जी हैं बुल्ढाना से, पूछिए यामा जी। कपास और सोयाबीन के ऊपर सवाल है सर। सोयाबीन में क्या जानना चाहते हैं आप? सोयाबीन में आगे का आउटलुक जानना चाहते हैं, हम किसान हैं। बताइए मनोज जी, क्या लगता है सोयाबीन में आगे आपको? शॉर्ट टर्म में एक दायरे का ही ट्रेड रहेगा मृत्युंजय जी। हम देख रहे हैं कि सीबीओटी पे जो सोयाबीन का वायदा है वो 1280 से 1350 सेंट के दायरे में है। और उसी लिहाज से हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में भी जो कीमतें हैं वो 4,800 से 5,200 के दायरे में बनी हुई है। तो मेरा मानना है कि 15 जनवरी तक ये मोमेंटम जो है बना रह सकता है। उसके बाद एक यहाँ पे बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है और कीमतें फिर एक बार 5,300 5,400 तक के स्तर जो है वो फरवरी मार्च तक आती हुई नजर आएगी। तो अब यहाँ से गिरावट की संभावना नहीं है, ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी अगले एक महीने तक दायरे का ट्रेड बना रह सकता है। ओके, एक महीने तक दायरे का ट्रेड आप कह रहे हैं कि बना रह सकता है, इस पे आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर प्रकाश हैं हमारे साथ, पूछिए प्रकाश जी। सर नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। सर एक्चुअली मेरे पास में लगभग 75 किलो चांदी है, एवरेज उसका 76,000 है। पोजिशनल काम करता हूँ, तो क्या लगता है इसमें आगे? बताइए मनोज जी, 75 किलो चांदी है, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, ये रखना चाहिए अभी चांदी? बिल्कुल रखना चाहिए मृत्युंजय जी। अगर ये अगले एक साल के लिए होल्ड कर सकते हैं तो बेहतर रिटर्न यहाँ पे 20 से 25% तक के भी चांदी में बनते हुए नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि अगले एक साल के लिए होल्ड करके चलें। 90,000 तक के भी स्तर इनको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर सुभाष हैं राजस्थान से, पूछिए सुभाष जी। नमस्ते साहब। नमस्कार, पूछिए साहब। ये ग्वार एनसीडीएक्स से कब हट जाएगा? इसमें रहेगा जब तक तो कोई तेजी मंदी नहीं आएगी इसमें सर। ग्वार एनसीडीएक्स से हटाना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। ऐसा क्यों सर? जब भी जमींदार जीवेगा साहब, नहीं तो मर जाएगा जमींदार। आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान से। मतलब आप, ये सवाल है कि क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप जानना क्या चाह रहे हैं? मैं तो यही जानना चाहता हूँ, एनसीडीएक्स से हट सकता है क्या? जैसे चना हट गया, उद हट गया, मूंग हट गया। नहीं, वो तो खैर वो तो एसेंशियल कमोडिटीज थी। ग्वार के पीछे क्यों पड़े हैं? ग्वार होने दीजिए। तो एक कुछ ही काउंटर तो बचे हैं एक्सचेंज पे, वो भी चला जाएगा तो कैसे चलेगा एनसीडीएक्स? सर एनसीडीएक्स नहीं चलेगा तो जमींदार मर जाएगा। एनसीडीएक्स में रहेगा जब तक भाव नहीं आएगा। 7,000 2 साल हो गए, जमींदार पूरा खत्म हो गया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक्सचेंज की वजह से भाव नहीं आ रहा है, एक्सचेंज की वजह से आप कह रहे हैं कि किसानों को भाव नहीं मिल रहा है। खरे जी, आप तो ग्वार पर बहुत कॉल देते हैं, ये कह रहे हैं कि एक्सचेंज से हटेगा तभी ग्वार का अच्छा भाव मिलेगा, जब तक खरे जी कॉल देना बंद नहीं करेंगे सेल वाली। नितिन जी, देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी निगेटिव ही बना हुआ है। बस मैं एक लेवल देना चाहूंगा यहाँ पे, 5700 का लेवल जनवरी वाला वार्षिक के लिए इनको नोट करना चाहिए। 5700 के ऊपर अगर प्राइस निकलते हैं तो इसमें तेजी का दौर वापस फिर से स्टार्ट हो सकता है, जो कि इसको वापस फिर से 6100 के आसपास तक लेके आ सकता है। लेकिन जब तक 5700 के नीचे है, इसमें थोड़ा सा प्रेशर जो है प्राइसिंग में। तो नहीं, 5700 फिर ऊपर आएगा नहीं आएगा, पे ये तो बताइए। हाँ वही मतलब ये एक टेक्निकल लेवल है, रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा तब तक तेजी की उम्मीद अभी जो है इनको नहीं करनी चाहिए। तब तक ओवरऑल जो है इसमें डाउनसाइड के ही लेवल देखने को मिले हैं। 57 क्रॉस करने पे ही हम इसमें बाय का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इसमें सेल साइड। हाँ, तो सुभाष जी आप हवन कीजिए कि 57 क्रॉस कर जाए, और तभी खरे जी कह रहे हैं 57 क्रॉस करेगा तब आपको अच्छा भाव मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है। मनोज जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे ग्वार पर? नहीं, एक दायरे का ही ट्रेड है मृत्युंजय जी। बिल्कुल यहाँ पे 5,350 से 5,660 का एक दायरा बना हुआ है। तो जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होते हैं बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, लेकिन
5350 यहाँ पे अच्छे सपोर्ट से, तो गिरावट की भी गुंजाइश यहाँ से थोड़ी कम नजर आती है। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं। प्रवीण है हिसार से, पूछिए प्रवीण जी। सुन पा रहे हैं आप प्रवीण जी? नमस्कार सर मृत्युंजय जी, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 5 लोट सिल्वर के सेल किए हुए हैं 78,300 में। 78,000 पे 5 लोट आपने बेचा है जी। अब ये नीचे आ रही थी 71,200 300, ये खरे साहब मनोज कुमार जैन जी सारे सेल करवा रहे थे, ऊपर आ गई तो ये तेज लग रही है, कोई अच्छी सी राय दिलाइए ना। बताइए खरे जी। हाँ जी, देखिए सिल्वर का जो अभी एफओएमसी का जो स्टेटमेंट आए थे परसों, वो काफी पॉजिटिव है। लगभग 3 साल के बाद एफओएमसी ने बोला था कि अगले साल जो है नेक्स्ट ईयर जो 3 रेट कट इंटरेस्ट रेट में हो सकते हैं। ये काफी बड़ा डेटा था और अगले ही दिन हमने देखा कि प्राइस में लगभग 4 से 5% का जंप एक साथ सिल्वर में देखने को मिला। तो जब इस तरीके के डेटा आते हैं तो थोड़ा सा मार्केट का जो रेंज है और जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। अभी हाल फिलहाल तो अगर इनकी पोजीशन 75,000 के आसपास सेल का है तो इनको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये डेटा का असर अभी जो है 15 से 20 दिन तक जारी रहेगा और प्राइसेस मेरे को लगता है एक बार वापस फिर से 77 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अभिषेक हैं नेक्स्ट कॉलर कानपुर से, पूछिए अभिषेक जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैं पृथ्वीराज कोठारी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने गोल्ड पर सिल्वर पर अच्छी राय दी थी। तो उन्होंने बोला था $2365 पर सिल्वर अगर क्लोजिंग होगी तो $27-28 तक दिसंबर लास्ट तक जा सकती है। तो क्या चांदी $27-28 जाने के लिए होल्ड रखा जा सकता है इस समय 30 दिसंबर क्लोजिंग जाने के लिए? चलिए, कोठारी जी को आपका धन्यवाद कोठारी जी तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर वो देख रहे होंगे तो वो खुद ही ले लेंगे, नहीं तो हम उनको पहुंचाएंगे कि आपने उनको उनकी कॉल के लिए थैंक यू बोला है। लेकिन मनोज जी आप बताइए, जो ये पूछ रहे हैं, क्या अभी सिल्वर में वो लेवल दिख रहा है आपको? दिसंबर तक यहाँ पे $26 तक के स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं मृत्युंजय जी, लेकिन जो 28 और $30 की ये बात कर रहे हो नेक्स्ट ईयर में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। लेकिन दिसंबर में हमारा मानना है कि एक बार $26 तक के स्तर जो है कॉमेक्स में देखने को मिल सकते हैं। वहीं भारतीय बाजारों में भी 78,000 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, राजेश हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर जी। जी पूछें। सर ये आनंद राठी नाम से एक वो है सर कंपनी, उन्होंने मेरा अकाउंट खोल दिया सर और अपने आप ही सारे ट्रेडिंग करके मेरे सारे पैसे खत्म करवा दिए सर। तो उसके खिलाफ मैं कहाँ कंप्लेंट करूँ सर? आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं? जी। चलिए मैं देखता हूँ, इस पर देखता हूँ, मैं बताऊँगा आपको। बात करते हैं क्या है पूरा मामला। आपका नाम आ गया है, राजेश हैं आप हिसार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, खरे जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।